no one loves peace more than a soldier. Anything that is born, any living being that is born, anything that is created will get destroyed. उसी दिन डिसाइड हुआ था जिस दिन पैदा होते हो कि भाई you know one day you will go. When everything is so sure, फिर हम डरते क्यों हैं डेथ से? मैं जब भी नियर डेथ सिचुएशंस में रहा हूँ तो मैंने एक ही चीज़ सोची, यार इससे अच्छी मौत क्या हो सकती है कि आप देश की वर्दी में कहीं ना कहीं किसी एक्शन के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना मिला तो कहाँ जाएंगे। रमशी पत्री जी कहते हैं समय ही साधना है। तो टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो आज के यूथ को बहुत चैलेंज आता है कि यार अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता। देखें कि आपका ज़िंदगी में लक्ष्य क्या, जा कहाँ रहे हो आप, और ये जो फालतू की चीज़ें जो आपको खींच रही हैं, ये सोशल मीडिया है या और फालतू की चीज़ें हैं, वो आपका कितना वक्त ले रही है। सो इफ़ यू आर एबल टू डिलीट एंड reframe, refocus every day, then there is so much of time to do meditation, physical fitness, study. बहुत वक्त है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइफ हो तो ऐसी में। मेरा नाम है रमन और आज जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो हैं आर्मी वेटरन रिटायर्ड मेजर जनरल यशपाल सिंह मोर। रिटायरमेंट के बाद अपनी सेकंड इनिंग्स में वो अभी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कम्युनिकेशन कोच हैं और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हैं। काफ़ी खुश मिजाज आदमी हैं और जीवन को काफ़ी कलरफुल, रंगीन पर्सपेक्टिव से देखते हैं। चलिए बात करते हैं यश मोर सर से और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सर, पीएमसी हिंदी स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आइडिया नहीं था कि इतने सारे यंग लोग एक स्पिरिचुअल चैनल पे काम कर रहे हैं, चला रहे हैं, और ख़ुद स्पिरिचुअली बड़े एनलाइटेंड लगे मुझे जितने बॉयज़ एंड गर्ल्स मेरे को मिले। और आई एम वेरी हैप्पी, फीलिंग वेरी नाइस। टीवी स्टूडियो में गया हूँ बहुत बार, लेकिन इस टाइप का स्टूडियो, इस टाइप की एनर्जी, इस टाइप की वाइब्रेशंस मैंने बहुत कम देखे हैं। सो मैं बहुत खुश हूँ आके। जी सर, आपकी भी पर्सनैलिटी काफ़ी करिश्मेटिक है। तो थैंक यू। आप आर्मी से हैं जैसे, तो आर्मी सुनते ही सिविलियंस के माइंड में ना एक छवि आती है कि सेफ्टी फ्रॉम वॉर, बैटल्स, डेंजर से सेफ्टी देते हैं, सुरक्षा। इस समय अगर हम वर्ल्ड पीस की बात करें तो इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट है, 2-3 साल होने को है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ईरान हिजबुल्लाह अटैक्स के बाद ईरान का। तो वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो जो ये वॉर होते हैं, इकोनॉमिक भी इसका इम्पैक्ट है, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाती है, सिटीजन्स को सोशल अनरेस्ट सफ़र करना पड़ता है। आप बीइंग अ वेटरन, आपने गो थ्रू किया हुआ इन सब चीज़ों के थ्रू, तो आपका क्या टेक है इस पे? मेरा ये टेक है, नो वन लव्स पीस मोर देन अ सोल्जर। सोल्जर्स जस्ट लव पीस। हमें शांति चाहिए, क्योंकि हम बेशक सोल्जर हों, यूनिफॉर्म है, वेपन है, सब कुछ है, लेकिन हम बेटे भी हैं किसी के, हस्बैंड भी हैं किसी के, बाप भी हैं किसी बच्चे के, और एक सोसाइटी में हमारी बहनें भी हैं, हम एक परिवार का हिस्सा हैं। तो ये हमने फील्ड चूज़ किया है एज ए करियर, क्योंकि हमारे में वो कुछ एट्रीब्यूट्स थे। बट मैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल में भी रहा हूँ, इंसर्जेंसी भी देखी है, यूनाइटेड नेशंस में बहुत खून खराबा देखा है, ये सब। लेकिन मैं ये कहता हूँ, इफ़ एनीवन लव्स पीस इट इज़ द सोल्जर, बिकॉज उसको पॉलिटिकल रीज़न से या किसी की ईगो की वजह से लड़ाई पे जाना पड़ता है, क्योंकि उसका ड्यूटी, उसकी फ़र्ज़ माना जाता है। लेकिन गिवन अ चॉइस, एवरी सोल्जर वुड वांट टू गो बैक होम विद पीस। कैसे अटेन कर सकते हैं हम वर्ल्ड पीस? मतलब क्या आपको, अपार्ट फ्रॉम सियासत को साइड रख के देखा जाए, आपने बोला ईगो की वजह से, स्पिरिचुअल चैनल है और ईगो पे ही तो मेडिटेशन वर्क करता है, तो किसी की निजी खुन्नस, निजी भीतर की अनरेस्ट होता है, वही अनरेस्ट बाहर मैनिफेस्ट करते हैं फिर लोग। बिल्कुल। तो क्या इसका समाधान आप देखते हैं? इसका समाधान ये है कि ये लोगों को सोचना है कि वो किस प्रकार के अपने लीडर्स को कैसे चूज़ करते हैं। अब अगर हम 2 बड़ी जगह जहाँ लड़ाई हो रही है, अगर आप देखो इज़राइल हमास, अगर आप देखो, और ईरान को भी उसमें शामिल कर लो, हुतीज़, हिजबुल्लाह, सबको, तो आपको लगेगा कि इस पूरी लड़ाई के अंदर एक भी ऐसा लीडर नहीं है जो खड़ा होकर एक कदम पीछे लेकर, यार बहुत खून खराबा हो गया, अब बातचीत करी जाए। एक तरफ नेतन्याहू है जो खुद अपनी कंट्री में अनपॉपुलर है,
लेकिन वो चाहता है कि किसी न किसी तरह अगला इलेक्शन जीतना है, तो मैंने ये प्रूव करना है अपने लोगों को, भाई देखो ये बहुत मैचो है और इसने जो है इतने हमास मार दिया, इतने लोग मार दिए। पुतिन की कहानी, मैं पुतिन को बहुत एडमायर करता था शुरू के सालों में, बट मुझे पूरी चीज़ में बहुत बेवकूफ़ नज़र आता है कि इतने लाखों, जितने रशिया इस लड़ाई में नौजवान खो चुका है ना, उतने भारत ने 15 अगस्त 1947 तक से आज तक नहीं खोए लड़ाई में। आप सोच लो, एक लड़ाई में 2.5 साल से रशिया का इतना लॉस है। यूक्रेन का क्या है मुझे पता नहीं है, कितना डिस्ट्रक्शन है, कितना, मतलब सिर्फ ईगो क्या है कि मुझे वो ग्रेटर रशिया चाहिए, मुझे मेरा वो सपना है अखंड रशिया। अरे भाई दिमाग ठीक कर लो, समय था, चला गया वो। अब अगर हम चाहें कि हम अशोका दी ग्रेट की तरह कोई एम्पायर बना लें, चंद्रगुप्त मौर्य, वो गया, वो वक्त था, चला गया। अब आगे की सोचो, और आगे की सोचने के लिए आपको बच्चों के बारे में सोचना है, इकोनॉमी के बारे में सोचना है। सोचो लड़ाई वहाँ हो रही है यूक्रेन रशिया में, सनफ्लावर ऑयल की कीमत यहाँ पे बढ़ गई है। 90% हमारे सनफ्लावर ऑयल वहां से आता है जो एडिबल ऑयल है, मार गरीब आदमी खा रहा है, जिसको कोई मतलब नहीं लड़ाई से। पूरी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रखी है पूरी दुनिया में। अब ये वेस्ट एशिया की क्राइसिस चल रही है, 2-3 लाख करोड़ रुपए सेंसेक्स से गायब हो गए हैं 1 मिनट में। उसमें कोई छोटे बेचारे इन्वेस्टर भी होते हैं। और ये मार, जब अब तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, टेंशन बढ़ जाएगी, मार किसको पड़ती है पता नहीं। कोई कहाँ बैठा हुआ है, अफ्रीका में, इंडिया में, एशिया में, कहीं पे कोई गरीब इंसान, उसको मार पड़ती है। तो ये जो जिस प्रकार के, अब मैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इंसान अपने आप में बहुत खूबसूरत है अगर एक दूसरे से सही बात करे, लेकिन जब कलेक्ट हो जाता है तब दिमाग खराब हो जाता है। सो कलेक्टिवली वी आर वेरी डेंजरस, इंडिविजुअली वी आर वेरी नाइस पीपल टू वर्क विद। सो मुझे लगता है अगर पीस लानी है, और जो वेरी मच पॉसिबल है, क्योंकि इंसान एक ह्यूमन, मोस्ट क्रिएटिव बट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, मोस्ट क्रिएटिव। हमने कहाँ से कहाँ, हमारी अपनी ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मोबाइल नहीं होता था, लैंडलाइन नहीं होती थी, आर्मी में आए तब भी लैंडलाइन नहीं थी घर में। आज हर सेकंड में मैसेज आप कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, पता नहीं कितना एडवांस हो गया। लेकिन मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी तो छोड़ दो, हम अपना एनवायरनमेंट, जिसका कोई रिलीजन नहीं है, वो उसको भी हम जो है लगे हुए हैं पूरी ताकत के साथ डिस्ट्रॉय करने में। सो मोस्ट क्रिएटिव बट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इज द ह्यूमन माइंड। जी सर, तो आपने जैसे बोला कॉन्शियसली चूज़ करें अपने लीडर्स को, एनवायरनमेंट बोला आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, आप सेविंग द हिमालयाज फाउंडेशन चलाते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी के स्पेस में भी एनवायरनमेंट को बहुत ही सेक्रेड माना जाता है, मगर कि धरती माता ना, गांव-गांव में धरती माता, लेकिन आप जैसे सेविंग द हिमालयस को, ऐसा क्या नौबत आ गई ऐसी कि सेव करना पड़ रहा है? इसलिए सेव करना पड़ रहा है क्योंकि हिमालय जो है ना, सबसे पहली बात तो ये बड़े यंग माउंटेन्स हैं। लोगों को समझना चाहिए, बहुत नौजवान पहाड़ है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ, हिमालयाज़ ये कुछ मिलियन ईयर्स पहले बने हैं, तो इसमें थोड़ी सी बारिश आ जाए तो भूस्खलन हो जाता है, या वो कहें कि लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, आप टनल बनाने जाओ तो कोलैप्स हो जाती है। अभी हमने देखा उत्तराखंड के अंदर। और बादल फट जाए तो देख लो आप क्या हाल होता है। और बर्फ़ पिघल रही है बहुत तेज़ी के साथ, आपने देखा हर साल क्या हाल हो रहा है हमारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये तो देवभूमि है ना, देवभूमि में ये हाल हो रहा है। तो आप सोच लो। और लद्दाख में मैंने लद्दाख को चेंज होते देखा है। जब मैं पहली बार गया 2007 में, तब में टेम्परेचर, और अभी मैं 3-4 साल पहले वहीं था, लद्दाख में था, बहुत रात दिन का पंखों की ज़रूरत पड़ गई है। कुछ सालों में AC लगेंगे लद्दाख के अंदर। और जो है वांटन डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, कोई कभी कहीं इंडस्ट्री के लिए है, कहीं मिनरल्स निकालने के लिए है, कहीं किसी की है कि मुझे सड़क चौड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो इंसान जो है बहुत छोटे वक्फे के लिए सोचता है, लंबा नहीं सोचता है एनवायरनमेंट को लेके। एनवायरनमेंट इज़ ये हमारे लिए नहीं है, ये धरोहर है अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए। वो सोच के हम काम नहीं कर रहे हैं। सो हिमालयाज स्ट्रगल्स पूरा, यहाँ हमारा टेम्परेचर, हमारा वाटर, हमारा हर चीज़, हमारी ज़िंदगी की केरला से लेके कश्मीर तक हिमालय के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये ना सोचें लोग जो यूपी में, बिहार में, आंध्रा में इधर रह रहे हैं कि हिमालय ठीक है, वो अच्छा सेव कर रहे हैं हिमालय को, पता नहीं क्या जरूरत पड़ी है। इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट देम ऑल्सो। जैसे लड़ाई कहीं हो रही है, अफेक्ट किसी को हो रहा है। तो हिमालयाज़ को सेव करना बहुत ज़रूरी है। और हम तो इसको इंटरनेशनली बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, पाकिस्तान, इन सब के साथ हमें मिलके काम करना चाहिए।
तभी जाके हम इस चीज़ को हम बचा पाएंगे। तो हिमालयाज़ आर इन डेंजर। वहाँ के स्नो लेपर्ड ख़त्म हो रहे हैं, जो कि वहाँ का एक नेशनल एनिमल है, बहुत खूबसूरत है। वो अब नज़र नहीं आते हैं क्योंकि फेरल डॉग्स इतने बढ़ गए हैं शहरों के अंदर, गाँवों के अंदर। वो ये स्नो लेपर्ड के बच्चे कहीं मिल जाते हैं तो कुत्ते खा जाते हैं उनको। एक ब्लैक नेक क्रेन है वहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत एनिमल है, लद्दाख का बर्ड है। वो उसकी जो जगह जहाँ पर वो अंडे देती है उसको वो वेटलैंड्स चाहिए। वेटलैंड्स की क्या हालत है आपको पता है, पूरे देश में। हमारे गाँव के जोड़ों का क्या हाल है, वो वेटलैंड्स है हमारे, अब सारा पानी काला हो चुका है। सो इसलिए आई फील वेरी सेंसिटिव, और मैं इस पर बहुत बात करता हूँ अपने यूट्यूब में भी, बच्चों को भी, कि हमें अगली जनरेशन को एनवायरनमेंट के बारे में जागरूक करना चाहिए। और ख़ास तौर पे हिमाचल है, हमारा लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, अरुणाचल है हमारा। आप देखो ना कहाँ तक 5-6 हज़ार किलोमीटर ये हमारी लंबी बाउंड्री है। हर जगह पे हिमालयाज़ आर फ्रेजाइल, उसकी इकोलॉजी फ्रेजाइल है, लोगों का रहन सहन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, जो लोकल वहाँ के लोग हैं। सो ओवरऑल आई थिंक द गवर्नमेंट नीड्स, और लोगों को, ये गवर्नमेंट सारी चीज़ें नहीं कर सकती है, लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा टू सेव द एनवायरनमेंट, टू सेव द हिमालयाज़। अथॉरिटीज़ तो सर जो करेंगी, लोग एज अ सोसाइटी कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो वहाँ जाओ तो प्लास्टिक ना फेंक के आओ। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, जो हमारा एक सेव द हिमालयाज़ फाउंडेशन का एक की रिजल्ट एरिया है, इस रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। आप जितना प्लास्टिक लेके गए उतना वापस लेके आओ। इनफैक्ट कुछ और उठा के लाओ जो पुराना कोई आपका भाई बंद छोड़ के आया हो। और हम टूरिज्म में ना, हम बिल्कुल लिखाई पढ़ाई करके नहीं जाते हैं। सेल्फी ली, फ़ोटो ली, रील बनाई, और वहाँ पर जो है शराब पी, बियर पी, सिगरेट पी, और क्या क्या छोड़ के आते हैं मैं बता नहीं सकता हूँ। जब ये सिंधु नदी जो हमारी इतनी पवित्र है, जब उसका पानी सर्दियों में नीचे जाता है तो आप किनारों पे जो है ना, आपको सिर्फ ये बियर के कैंस और आपको सिगरेट के पैकेट, चिप्स के पैकेट, और पता नहीं क्या क्या आपको देखने को मिलता है। कि मतलब क्या कर रहे हैं हम, इतना प्लास्टिक हम छोड़ के आते हैं वहाँ पे। प्लस वहाँ पे क्या है, कोई सीवेज डिस्पोजल नहीं है वहाँ पर, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है ही नहीं, लद्दाख शहर में नहीं है, आज तक नहीं है। तो जो एक बड़ी फेवरेट मेरी बात है कि हम लोग जो है सुसु करते तो 5 लीटर पानी चाहिए हमें बहाने के लिए। हमें आदत पड़ी हुई यहाँ पे पानी की को वेस्ट करने की। वो लद्दाख का आदमी 5 लीटर में पूरे दिन रह सकता है। तो ये क्यों नहीं हम समझते? क्योंकि हम सिखाते नहीं घरों में, हम स्कूल में नहीं सिखाते कि पानी कितना इंपॉर्टेंट। और पानी है नहीं भारत के पास, फ्रेश वाटर बहुत कठिन है हमारी ज़िंदगी। तो आने वाले दिनों में हमें रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म के ऊपर जोर देना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ इतना टैक्स लिया जाए, ग्रीन टैक्स चार्ज करो। यहाँ हर चीज़ पे टैक्स हो रहा है कि आप लद्दाख जा रहे हो, उधर जा रहे हो जी, आप कितने लोग हो, क्या उसके हिसाब से आप इतना टैक्स दो। उससे हम एक ग्रीन पुलिस खड़ी करें, और ग्रीन पुलिस का काम है जो आप गंद छोड़ के उसको साफ़ करें, क्योंकि आपने टैक्स दिया उसके लिए। सो वी रियली नीड लॉट ऑफ पीपल टू कम फॉरवर्ड। इस फील्ड में बहुत स्कोप है काम करने के लिए, नेचर कंजर्वेशन के लिए, एंड प्रिजर्विंग द फ्रेजाइल इकोलॉजी ऑफ हिमालयस। जी सर, क्योंकि शो का नाम है लाइफ हो तो ऐसी, तो जीवन में जो दुनिया में कहीं भी कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है, हमारी लाइफ पे, इस पे तो बात करेंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी पे आते हैं। ब्रह्मश्री पत्री जी कहते हैं समय ही साधना है। तो टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो आज के यूथ को बहुत चैलेंज आता है कि यार अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। चाहे स्टूडेंट है, स्टडीज़ कर रहा है, स्कूल कॉलेज, या 20s 30s में है, फैमिली के साथ सेटल हो गया है, नहीं हुआ, होने वाला है, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता। तो टाइम मैनेजमेंट के कोई टिप्स आप देंगे उनको? टिप्स नहीं, मेरी तो पूरी ज़िंदगी टाइम मैनेजमेंट पे। मैं अपनी ज़िंदगी में जो मुझे कामयाबी मिली है फर्स्ट इनिंग्स में, कि बास गांव से निकल के और हम जो है 2 स्टार जनरल रिटायर हुए इस आर्मी में, जो इतना कॉम्पिटिटिव है, और अपने दम पे, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे। और उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में यूट्यूब, इंस्टाग्राम पढ़ा रहे हैं, रोज़ पढ़ा रहा हूँ। मैं अभी भूल भी गया हूँ कि मैं यूनिफॉर्म में था। तो मेरी फर्स्ट इनिंग्स अगर देखूँ और सेकेंड इनिंग्स में पिछले 4 साल देखूँ, एक चीज़ जो आपको नज़र आएगी कंसिस्टेंट है, वो है मेरा टाइम मैनेजमेंट। यहाँ आना भी मैंने मेरे माइंड 2-3 दिन पहले कैलकुलेट करता भी, मैंने वहाँ जाना है, जाने में कितना वक्त लगेगा, काम में कितना वक्त लगेगा, वापस आने में मेरा ओवरऑल जो मेरा पर्सपेक्टिव वो तो नहीं डिस्टर्ब हो रहा है। तो और ये पॉसिबल है। 7-8 घंटे मैं भी सोता हूँ।
रोज़ साइकिलिंग भी करता हूँ, दोस्तों के साथ भी वो जाता हूँ, ट्रैवलिंग इतना ट्रैवल करता हूँ जहाँ देश विदेश में। बट एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड प्रायोरिटी आपने देनी है कि किस चीज़ पे नौजवान बहुत टाइम वेस्टर चीज़ों में लगे हुए हैं। वो जो है आपके पास है कि आपने आप प्रायोरिटाइज़ करें अपने दिन को, अपने वीक को प्रायोरिटाइज़ करें, महीने को प्रायोरिटाइज़ करें और देखें कि आपका ज़िंदगी में लक्ष्य क्या, जा कहाँ रहे हो आप। और ये जो फालतू की चीज़ें जो आपको खींच रही हैं, ये सोशल मीडिया है या और फालतू की चीज़ें हैं, वो आपका कितना वक्त ले रही हैं। सो इफ़ यू आर एबल टू डिलीट एंड reframe, refocus every day, then there is so much of time to do meditation, physical fitness, study. बहुत वक्त है, फिर भी वक्त बच जाता है कुछ ना कुछ मस्ती के लिए। सो टाइम मैनेजमेंट के लिए बस यही है, प्रायोरिटाइज करो, आइडेंटिफाई करो टाइम वेस्टर्स कौन से आपकी लाइफ में, कैसे उनसे बचा जाए। और बहुत आसान है ये तो मैं रोज़ ही पढ़ाता हूँ बच्चों को कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपका वक्त, आपकी जो है आपकी एनर्जी को सैप कर रही हैं, आपको खींचे जा रही हैं कहीं और दिशा में, आपने वहाँ जाना नहीं है, बट दे आर टेकिंग अवे योर अटेंशन। सो यंग जनरेशन के लिए मेरा यही है कि 7-8 घंटे जरूर सो, 1-2 घंटा फिजिकल फिटनेस करो, तब भी आपके 12 घंटे बच गए। बहुत होता है 12 घंटे अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। सर बहुत बहुत अच्छी आप मोटिवेशन तो बहुत सुंदर दे रहे हो। इसमें ना क्वेश्चन से ही सब क्वेश्चन निकल गया है कि जैसे कहते हैं कि पैसा कमाया जा सकता है, टाइम को कमा नहीं सकते, सिर्फ खर्च कर सकते हैं। तो इसमें आप बात करते हैं शायद संडे को लॉन्गेस्ट डे ऑफ द वीक बनाने की। और संडे हमारी जनरेशन के लिए सबसे टायरिंग और ऐसा होता है कि यार बैटरी चार्ज करनी है शरीर की अगले 6 दिन, अगले 5 दिन के लिए। तो संडे को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं वीकली प्लानिंग में? ये आपने ना बहुत ज़बरदस्त चीज़, ये मेरे को इस चीज़ का आइडिया मुझे आया जब मैं ब्रिगेडियर था। तो तब मुझे ये आया कि यार ये संडे के दिन हम भी फौज में ऐसे थे, सैटरडे को पार्टी होती है, मोस्टली क्लब का फंक्शन ये जो होता है वो सैटरडे को रखा जाता है, जिससे भी देर रात तक आप करते रहो, पार्टी वार्टी, डांस डूंस ये वो, और संडे को 11-12 बजे उठना और फिर जो है मंडे को दोबारा अगले हफ्ते का स्टार्ट करेंगे। लेकिन मेरे को ये आया कि एक्चुअली देखा जाए संडे को सड़कें खाली होती हैं, स्टेडियम खाली होते हैं और हवा बड़ी साफ़ रहती है क्योंकि गाड़ियाँ कम चलती हैं, पशु पक्षी खुश रहते हैं क्योंकि उस दिन इंसान जो है कम एक्टिविटी करता है। तो मुझे लगा कि अगर हम संडे को लॉन्गेस्ट डे बनाएंगे तो हम अगले हफ्ते का बहुत सा काम संडे को कर सकते हैं, इन बीइंग अ प्रोएक्टिव इंडिविजुअल, और बचा हुआ काम भी कर सकते हैं। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट देना शुरू किया, तब से अपने जवानों को बोलता था। मैं ये बात कर रहा हूँ 2013-14 की, जब मैं ब्रिगेडियर था और एक बहुत बड़ी टैंक ब्रिगेड को कमांड करता था। मैं 150-200 टैंक थे मेरी कमांड में। तो उनसे जब बात करता तो मैं ऐसी चीज़ों पे तो मैं ये कहता हूँ संडे को उठो 4-5 बजे और सो रात को 12 बजे। और अगर लेज़ी फील कर रहे हो कुछ मंडे ट्यूसडे वेंसडे को यदि क्लास मिस कर लो, वहाँ सो जाना, ऑफिस में सो जाना, यू विल रिकवर इन अ डे और टू। बट जो संडे को आप करोगे ना, आपकी हॉबीज़ हैं, आपका इंटरेस्ट, आपने गिटार सीखना है, आपको पोइट्री करनी है, आपको म्यूज़िक का इंटरेस्ट है, आपने एडिटिंग करनी है, आपको फोटोग्राफी करनी है, आप साइकिलिस्ट हो, आप मैराथन रनर हो, आप वाइल्ड लाइफ को वो करते हो, आपने बर्ड वॉचिंग करनी है, कितना कुछ करने के लिए है, वो सिर्फ संडे को होता है, ऑफिस डेज में नहीं हो पाता है ये। सो दैट इज़ वाई आई कीप टेलिंग द यंग जनरेशन, मेक एवरी संडे काउंट, दैट इज़ माई स्लोगन। हर संडे में सबसे ज़्यादा साइकिलिंग संडे को करता हूँ और फिर डीएनए भी करता हूँ और रात को एएमए भी करता हूँ। उस दिन तो मतलब पूरा दिन एनर्जी रहती है। सो दैट इज़ वाई आई कीप टेलिंग द यंग जनरेशन कि संडे को सो मत, संडे को काम करो, मंडे ट्यूसडे को नींद पूरी कर लेना। जैसे ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे, मैं भी डिफेंस ब्रैट हूँ, तो डिफेंस पर्सनल जो हो गए, सोल्जर, योद्धा, अध्यात्म में भी कहीं ना कहीं युद्ध हो रहा होता है, स्वयं से हो रहा होता है, मन से भीतर इनर बैटल चलती है, इनर वॉर। तो एक सोल्जर की एक इमेज या कहिए एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डिसिप्लिन रहे, आध्यात्मिक साधक भी डिसिप्लिन होता है। बिल्कुल। तो इस तरह की कोई सिमिलैरिटीज़ काइंड ऑफ जो आपको लगती हो, या आप ऐसा कुछ बता सकते हो कि डेथ है, काफ़ी सैड टॉपिक मानते हैं देखा जाए तो सिविल सोसाइटी में। सोल्जर तो डेथ से डरता ही नहीं है और मतलब फियरलेस है एकदम ही, और यहाँ डेथ का ग्रीफ जो है वो सिविल सोसाइटी में फैमिली को ग्रिप करके रखता है, ग्रीफ से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो
आपके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ या फियर ऑफ डेथ, इसको कैसे देखते हो आप? देखो, जिस दिन आप बॉर्न हुए ना, उस दिन एक चीज़ डिसाइड हो जाती है कि एनीथिंग दैट इज़ बॉर्न विल डाई। अगर जो चीज़ इतनी पक्की है जिसको कि कोई बड़े से बड़े ज्ञानी, आध्यात्मिक लोग और गुरु और भगवान कोई बच नहीं पाया इस चीज़ से, सब गए हैं, है ना। तो एनीथिंग दैट इज़ बॉर्न, एनी लिविंग बीइंग दैट इज़ बॉर्न, एनीथिंग दैट इज़ क्रिएटेड विल गेट डिस्ट्रॉयड। एवरीबडी, ये टाइम सबका लिमिटेड है। उसी दिन डिसाइड हुआ था जिस दिन पैदा होते हो कि भाई यू नो वन डे यू विल गो। व्हेन एवरीथिंग इज सो श्योर, फिर हम डरते क्यों हैं डेथ से? इट शुड बी यू नो, आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि जितनी ज़िंदगी मिली है उसमें ऐसा करके जाओ कि आप एक छाप छोड़ के जाओ, एक लेगेसी छोड़ के जाओ, कि कुछ लोग आपको इसलिए याद नहीं करें कि यार ये बहुत धन दौलत छोड़ गया, इसने ये दान दे गया, कि कोई बातें आप ऐसी कह गए, कुछ कितनी लोगों की ज़िंदगी आप बदल के गए हो, इससे बहुत कुछ मैटर करता है। तो मैं ये कहता हूँ, मुझे एक शेर है जो मेरा बहुत फेवरेट है कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना मिला तो कहाँ जाएंगे? तो ये तो क्लियर है कि एक दिन सबने मरना ही मरना है। सो मैं जब भी नियर डेथ सिचुएशंस में रहा हूँ तो मैंने एक ही चीज़ सोची, यार इससे अच्छी मौत क्या हो सकती है कि आप देश की वर्दी में कहीं ना कहीं किसी एक्शन के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए। नहीं तो गति को तो सबने प्राप्त होने, या तो ट्रेनों में, क्या कहते हैं, झलसों में और बाढ़ में, और रोड एक्सीडेंट तो जितने हमारे देश में लोग मरते हैं दुनिया में कंबाइंड नहीं मरते। जहाँ कोई सर्टेनिटी नहीं आपकी ज़िंदगी की, वहाँ कम से कम तो, और यही मैं मोटिवेट भी करता था अपने जवानों को, देखो यार ठीक है, हम सेफ्टी से रहेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर मौत आती है तो इससे अच्छी मौत हो नहीं सकती कि आपने अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, एक प्रतीक के लिए आपने अपनी जान न्यौछावर कर दी। सो मेरे को हमेशा डेथ को मैंने बहुत रोमांटिक तरीके से देखा है और बहुत कुछ पढ़ा इसके बारे में, बहुत कुछ, और बुद्धिज़्म में तो बहुत इसके बारे में लिखा गया है, कहा गया है। और ये एक खूबसूरत जर्नी है, ग्रोइंग ओल्ड एंड वन डे फेडिंग अवे। तो वाई शुड यू बी वरीड अबाउट इट? बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके, बहुत सुंदर लग रहा है। हमारी रिसर्च टीम बैठी थी ना, तो हम सोच रहे थे कि डिफेंस बैकग्राउंड से हैं सर, क्या सवाल कर सकते हैं हम? स्पिरिचुअल चैनल है, हम तो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल चैनल है, क्या सवाल कर सकते हैं? क्योंकि बहुत डिफरेंट फील्ड है। मैंने बोला डिफरेंट नहीं है, सब कुछ सेम ही है, सब कुछ सेम है। बहुत सारी सिमिलरिटीज़ मिली मुझे तो, बहुत। मैं बता रहा हूँ ना कि आपको हैरान होगी कि जब मैं कश्मीर गया अपने लास्ट टेन्योर में, और जब आया कि जाना है, वो दिन आया जाना है, पहुँचे वहाँ, देखा वहाँ क्या हो रहा है, तो मैं बहुत क्लियर था कि यार ये मेरी कर्म भूमि है। और हम इतना, ये कॉन्सेप्ट हमारे दिलों में, हमारे घरों में है कि कर्म करो, कहते हैं ना गाँव में भी, कर्म अच्छे करो, है ना, और अच्छे कर्म करोगे तो फल मिलेगा। मैं कहता हूँ अच्छे कर्म करो और इसी जन्म में फल मिलेगा, अगले जन्म की इंतजार नहीं करना, यही मिलेगा। तो कर्म भूमि है। और हम गीता पढ़ते रहे हैं, और हमारी दादी, हमारी नानी हमें कितनी कहानियाँ सुनाती रही हैं धर्म को लेके। धर्म का मतलब पूजा पाठ, कर्म कांड नहीं, धर्म का मतलब राइटियसनेस, सही करना। भाई सही क्या चीज़ है उस टाइम पे? डू द राइट ऑलवेज। तो मैं ये दो कॉन्सेप्ट्स को मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत करीब रखा। जहाँ भी गया हूँ, यूनाइटेड नेशंस में गया और इंसर्जेंसी देखी है, बहुत खून खराबा देखा अपनी ज़िंदगी, क्योंकि मैं फ्रंट लाइन सोल्जर रहा हूँ। मैं पीछे वाले या उनमें नहीं था, एन इन्फेंट्री ऑफिसर, तो सब हमेशा आगे। तो अगर आप समझते हो ये आपकी कर्म भूमि है, जहाँ पर भी आपको मौका मिला है, आपका धर्म है, आपका फ़र्ज़ बनता है उसको पूरी निष्ठा से उससे निभाएं, जैसे एक योगी करता है। और धर्म युद्ध है, वॉर ऑफ राइटियसनेस है। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है, कहीं पर भी ये जाट वर्सेस नॉन जाट लड़ाई नहीं है। ये बेवकूफ़ लोग ऐसी बातें करते हैं। ये वॉर है राइटियसनेस का। भाई ये मेरा देश है, ये मेरी मातृभूमि है। यहाँ कोई अगर आया हुआ है AK-47 लेके हमें डराने धमकाने, भाई तेरी जगह जो है हमें पता है, तेरे को वापस भेजेंगे जहाँ तूने आना है। सो दिस वॉज वेरी क्लियर। सो आई यूज्ड टू ऑलवेज से, देखो यार, हमने किसी मज़हब से, किसी आइडियोलॉजी को हेट नहीं करना है, हमने ये करना है, हमने अपनी ड्यूटी निभानी है। सो आवर ड्यूटी इज़ टू किल द एनिमीज ऑफ आवर स्टेट, और यही गीता में है। तो दैट इज़ व्हाई देयर वाज नेवर अ कॉन्फ्लिक्ट इन माय माइंड। और मुझे लगा कि आई वॉज अ योगी इन यूनिफॉर्म, जबकि मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ, और सारे धर्मों की किताबें पढ़ी हैं मैंने।
मैंने कुरान भी पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है, बाइबल भी पढ़ी है, और बुद्धिज़्म के बहुत करीब रहा हूँ पिछले कुछ सालों में, क्योंकि लद्दाख गया तो बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला मुझे, जहाँ मैं पथरी जी से मिला था, अपना संग सेना जी जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत आदर करता हूँ, उनके साथ और बहुत रिम्पोचे, लामा, इन लोगों से मिला हूँ। तो मैं तो बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि जो एक नेक इंसान है, अपने देश के लिए सही काम कर रहा है, वो अपने आप में योगी है। सो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। वो कपड़े अलग कलर के पहन के और प्लाथी मार के बैठ के फोटो खिंचाने से योगी नहीं बनोगे। कर्म अच्छे करो तो योगी हो, आप कर्म योगी बनो। क्या बात है सर। क्योंकि आपने जिक्र कर दिया पथरी जी का, तो ब्रह्मश्री पथरी जी के साथ आपकी लाइफ के मतलब वो जो जब आप मिले, ऐसा क्या एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे को, मैं भूल नहीं सकता वो दिन। जब कुछ दिन पहले मेरे को संग सेना जी ने फ़ोन किया कि जनरल साहब, ऐसे बोलते थे मुझे, अभी बोलते हैं, जनरल साहब आपने आना है, ये पथरी जी आ रहे। तब तक मुझे उनके बारे में नहीं पता था, मुझे बिल्कुल कोई इल्म नहीं था कि कौन है ये। तो उन्होंने बोला कि वो ये जो है मेडिटेशन में उन्होंने एक नई सोच दी है और किस प्रकार से एक पिरामिड का, तो मेरे को उन्होंने फ़ोन पे ऐसे बताया। मैंने कहा मैं आऊँगा, और जो है मैं गया वहाँ पे, बहुत लोग जुड़े हुए थे वहाँ पे, और बहुत सुंदर उन्होंने वहाँ पे माँ बोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन के अंदर ये बनाया, पिरामिड बनाया मेडिटेशन के लिए। तो मैं अपनी खुशकिस्मती मानता हूँ, मैं मिला उनसे, मैंने बातचीत करी, उन्होंने हम इनॉग्रेशन में शामिल थे, और वो नीचे भी बैठने की जगह थी, ऊपर भी चढ़ के, और वो पिरामिड का जो एक इफेक्ट है कि ये कमाल की इंसान का माइंड है जो एक पिरामिड बनाया है, और वहाँ से मेडिटेशन को लेके जोड़ने का काम तो पथरी जी का है। तो मुझे अच्छे से याद है उनके हाथ का फील, उनको मिलना, उनकी बातें, और मैं दलाई लामा जी से ही मिला हूँ। और मुझे लगता है जो सचमुच के स्पिरिचुअल लोग हैं ना, उनमें एक बच्चे जैसा एक स्माइल, एक इनोसेंस होती है, चाइल्ड लाइक इनोसेंस, उसको मैं सही गुरु मानता हूँ, जिसमें कोई छल कपट नहीं है, बड़ी सहज बात करनी, प्यारी बातें करनी, और सिंपल, कोई मंत्र इधर उधर की कोई बातें नहीं, वेरी वेरी सिंपल। एंड सो मुझे बहुत मेरे लिए स्पिरिचुअली बहुत अपलिफ्टिंग डे था जब मैं मिला, और जब मैंने वहाँ छोटी सी मेडिटेशन करी हमने वहाँ। उसके बाद भी मैं गया वहाँ पे, तो आई रिमेंबर इट वेरी वेरी फॉन्डली। आपके एक्सपीरियंसेस सुन के बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी जैसे इंसिडेंट्स आपकी लाइफ के कुछ मैं पढ़ रहा था, बहुत इंट्रीगिंग लगे। ढाका की जो 2 माइल रन इन ढाका, हाँ, वो बताइए सर एक बार। वो क्या है ना कि मैं कश्मीर में था और मैं लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया था, तो हमारा स्टाफ कॉलेज एक एग्ज़ाम होता है जो बहुत प्रेस्टिजियस होता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सीनियर रैंक में अगर जाना तो आपको एग्ज़ाम पास करना। तो मैंने इंडिया में 95 में वो एग्ज़ाम पास किया था, और मैं अपना स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में मैंने 1 साल का कोर्स किया, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है। उसके बाद क्या होता है, हम विदेश में भी एक्सचेंज प्रोग्राम में अपने ऑफिसर्स को भेजते हैं। हम USA भेजते हैं, फ्रांस भेजते हैं, अमेरिका भेजते हैं, और हम बांग्लादेश भी भेजते हैं। अब कमाल की चीज़ क्या है, USA, फ्रांस, जर्मनी वगैरह में हम भेजते तो वहाँ पे इंडिया है, पाकिस्तान है, सब आते हैं, लेकिन हमारी ट्रीटमेंट वही है, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ये फैक्ट है, देखो हम इसको झुठला नहीं सकते। लेकिन बांग्लादेश एक ऐसी जगह है जहाँ पर उनका है कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज है, और वो एक जगह है जहाँ चाइनीज़ भी आता है, पाकिस्तानी भी आता है, भारतीय भी आता है, और बाकी देश भी अपने साउथ ईस्ट एशिया के, अमेरिकन्स भी, वो सब आते हैं। लेकिन वहाँ पर नज़र रहती है 2 लोगों पे, पाकिस्तानी क्या कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इंडियन ऑफिसर कैसे हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं, हमें बिल्कुल बारीकी से देखते। तो मुझे इस चीज़ का तो मुझे था कि ये होगा। तो जब मेरा इंटरव्यू आया तो मैंने पूछा भाई मेरे को क्यों भेज रहे हो, तो मुझे पता लगा कि बांग्लादेश इंडियन आर्मी जो है बहुत सोच समझ के डीप सिलेक्शन करती है कि बेस्ट पॉसिबल उस टाइम पे जो अवेलेबल ऑफिसर उसको भेजा जाए। इसीलिए जो बांग्लादेश गए हैं इंडियन आर्मी के ऑफिसर, सब के सब मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, बहुत सीनियर रैंक से रिटायर हुए हैं। मतलब इतने पहले आर्मी ने सोचा कि भाई कैसा ऑफिसर भेजना चाहिए। तो जब मुझे मेरा इंटरव्यू हुआ, ये प्रॉपर सिलेक्शन होता है, ऐसे नहीं कि किसी ने नाम भेज दिया फाइल में जान पहचान, कुछ ही सडनली आता। आप जाओ वहाँ 5 लोगों के बीच में आपका सिलेक्शन होता है, वो आपको देखते हैं, हमारी लीडरशिप देखती है अलग अलग इंटरव्यू करके। तो मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ, तो मैं सीधा कश्मीर से मैं ढाका गया वहाँ। तो वहाँ मैं 1 साल रहा, और वहाँ मेरे साथ जो है
कंपटीशन में पाकिस्तान आर्मी ने 2 आर्मी के मेजर भेजे हुए थे। एक आर्मर्ड कोर के थे, एक गनर थे, आर्टिलरी के थे, एक उनके नेवी के भी थे, और तीनों के तीनों काफ़ी सीनियर थे, मतलब मेरे आसपास 1-1.5 साल मेरे से जूनियर रहे होंगे, और वो भी वहाँ स्टाफ कॉलेज कर चुके थे, तो उन्होंने भी अपने तरफ से बेस्ट भेजे थे। तो मेरे को ये था भाई मैंने यहाँ परफॉर्म करना है। जबकि कोई और सोचेगा यार 2 साल कश्मीर में काटने के बाद ढाका जैसे शहर में रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे, फ़ॉरेन गए हैं, वहाँ कौन सा इतना काम करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन नहीं, वहाँ मैंने बहुत काम किया, और वहाँ हर चीज़ में अपने आप को बेस्ट प्रूव किया। जो भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, हर चीज़ में मैंने हिस्सा लिया वहाँ पे। और एज ए फैमिली हमने वहाँ प्रूव किया भाई ये इंडिया है, देखो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को देखो आप जरा इनका वो। तो वहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि एक दिन मैंने देखा वेडनेसडे या थर्सडे को एक नोटिस लगा हुआ था हमारे कॉलेज में, हम स्टूडेंट थे, वहाँ क्लासेस होती थी वो, कि भाई इस फ्राइडे को, वहाँ फ्राइडे की छुट्टी होती है, तो कि इस फ्राइडे को जो है ऑफिसर्स का BPET रन होगा। BPET इज बैटल प्रोफिशिएंसी एफिशिएंसी टेस्ट। ये आपकी कि आप बैटल में कितने प्रोफिशिएंट हो उसका टेस्ट होता है ये। तो इसमें जो है 2 मील की दौड़ होती है, दैट इज इक्वल टू 3.2 किलोमीटर्स। फिर रोप होता है, स्विमिंग का टेस्ट होता है, फिर आपने अपनी वेट के एक साथी को 90 मीटर दौड़ के लेके जाना, टाइमिंग है, फिर कई चीज़ें, 5-6 टेस्ट होते हैं। बट इसमें सबसे प्रेस्टिजियस होती है वो दौड़, जिसमें कि आप पूरा पिट्ठू लगा के अपना वेपन बड़े बूट में और कॉम्बैट ड्रेस में आपने 3.2 किलोमीटर दौड़ना होता है। और मैं बहुत सालों से दौड़ा नहीं था, क्योंकि कश्मीर में तो ऑपरेशन कर रहे थे, और हमारे यहाँ दौड़ जो है 90 के दशक में ये चेंज होके 5 किलोमीटर हो गई थी। तो बिकॉज वो वेरी टफ, 2 माइल इज़ वेरी टफ। 14 मिनट 15 सेकंड कुछ में एक्सेलेंट होता है, और बहुत कम लोग एक्सेलेंट आते थे। जब मैं IMA में था, मेरी कंपनी में मैं था और एक आधा और था जो एक्सेलेंट आता था, बाकी गुड में आते हैं, तो इट्स वेरी टफ। तो मैंने कहा चलो यार हम भी थोड़ा जॉग कर लेंगे। तो कोई विदेशी नहीं आया, वहाँ 30-35 ऑफिसर थे, उन्होंने लिखा था फुट नोट, फॉरेन ऑफिसर्स only if you are volunteer and willing, but compulsory for the local officers, that is बांग्लादेश आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के 100-150 जो ऑफिसर कोर्स कर रहे थे। तो मैं गया तो वहाँ सब मेरे से पूछा रहे, कर्नल, भारत के कर्नल भी आ गए हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल था मैं, तो सर आप क्यों आए हो यहाँ पे, ये वो। तो मैंने कहा यार मैं तुम लोगों के साथ मैं भी थोड़ा सा ना जॉग कर लूँगा, बहुत दिन हो गए हैं मैंने, आई हैव नॉट रन। कहता चलो सर ठीक है ये ना करके। तो उन्होंने बोला, स्टार्ट होगी रेस। अब मेरे अंदर वो मिलिट्री स्कूल का कीड़ा है, या ये हरियाणा बास का कीड़ा है, मुझे पता नहीं है, या मेरी जो यूनिट है फर्स्ट गार्ड में कहाँ से है ये। मैं भाई पीछे नहीं रह सकता ज़िंदगी में, कोई कंपटीशन होगा आई प्ले टू विन, आई डोंट प्ले टू जस्ट प्ले। मैं प्रैक्टिस मैच में मैं जीतना चाहता हूँ, मेरे ये दिमाग में है। तो दौड़ शुरू हुई, तो मैंने तो आई टुक ऑफ, मैंने कहा देखी जाएगी। तो जब हाफ वे पहुंचे ना हम, तो मैंने रियलाइज किया कि मेरे पीछे कोई है ही नहीं, मतलब काफ़ी पीछे बूटों की आवाज़ आ रही थी, कम से कम 100-150 मीटर मेरे नेक्स्ट था। और वो सोचो मेरे से 8-9 साल जूनियर थे वो ऑफिसर्स, उसमें पैरा कमांडो भी थे, सब थे। मैंने कह रही है तो कमाल हो गया भाई। और मैं फिर तो अब जान लगा दी मैंने, कहाँ से वो जान आई, क्योंकि इंडिया का फ्लैग पहना हुआ था, इंडिया की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो वो रेस ख़त्म हुई और मैं उसमें फर्स्ट आ गया, और सारा कॉलेज हैरान। और जब तक मैं पहुंचा घर में तो वाइफ को पता लगा, और सब पूरे कॉलेज में खबर फैल गई, और जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी तक खबर चली गई, क्योंकि छोटा कंट्री जल्दी फैल। तो उन्होंने अपने ऑफिसर्स को फ़ोन किया, उन्होंने उनको गालियां सुनाई जैसे फौजी सुनाता है सीनियर जूनियर को। मैं टीवी पे बोल नहीं सकता हूँ कि ब्लडी तुम लोग क्या कर रहे हो। सर कुछ नहीं, आज तो फ्राइडे है, आज हाफ डे है। हाफ डे क्यों है? कहता वो आई थिंक कोई बांग्लादेश ऑफिसर्स की BPT चल रही है। कहता नो, द इंडियन कर्नल हैज़ रन एंड ही हैज़ कम फर्स्ट। तो उनको तो मेरे साथ ही रहते थे, मेरे दोस्त बन चुके थे। तो मैं गया कॉलेज में 10:30-11 बजे, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। जब उन्होंने मेरे से पर्सनल बात करनी होती, पंजाबी में बात करते थे क्योंकि बंगाली ना सुने। तो कहते सर जी थोड़े नाल गल करनी है। मैंने कहा हाँ भी। तो मुझे सर कहते थे, मैं थोड़ा सीनियर था उनसे, तो साइड में ले गए। कहता सर जी तुसी की करता आज? मैं कहा की किता भाई? मैं कहता सर आप नठली आज भाग लिया आप, और हमारे पास तो एम्बेसी से फ़ोन आ गया और पूरे कॉलेज में आपका चर्चा चल रहा है, आपका नाम चल रहा है। मैंने कहा यार कोई खता होगी, कोई गलती होगी भाई। कहता नहीं सर अभी हमारे पर जो है ये प्रेशर आ गया
कि यार जब इंडियन कर सकता है, तो मैंने कहा देखो मैंने जान करके नहीं किया ना, मैंने आपको शो डाउन, और मैंने किया भी नहीं। मैं क्यों किसी के साथ compete और कंपेयर करूं? आई एम वॉट एवर। तो वो जो है उस इवेंट ने मेरा नाम उस कॉलेज में और अपने देश का नाम, मेरी फ़ौज का नाम बहुत जो है, फिर मैंने कई साल के बाद उस पर एक एनेक्डोट लिखा था किसी ऐसी मैगज़ीन में, बट मुझे नहीं पता था वो इतना पॉपुलर हो जाएगा। वो भारत के हर व्हाट्सएप ग्रुप में चला, फिर वो पाकिस्तान पहुंच गया, उनकी आर्मी के व्हाट्सएप ग्रुप में, और कहाँ का चला। और वो जो मेजर जिशान अहमद जो मेरे साथ थे, उस वहाँ पे कोर्स कर रहे थे, आर्मर्ड कोर के थे, उनको रिटायर हो गए थे एज ए ब्रिगेडियर, उनको बोला देख तेरे बारे में लिखा तो इसका तो उन्होंने फिर वहाँ का कोई डेली स्टार अखबार है, उसमें उसका रिजॉइंडर लिखा कि ये जो खबर पाकिस्तान में फैल रही है ये सही नहीं है, ये जो जनरल मोर है ये बॉलीवुड स्टाइल का बंदा है, ये इस टाइप से उन्होंने कुछ मेरे बारे में लिखा। मैंने कहा ठीक है। अब वैसे भी आई नेवर वांट टू हर्ट एनीवन्स फीलिंग, तो मैंने कभी भी ना तो दौड़ इसलिए करी और ना ही मैंने उसके बारे में लिखा टू शो डाउन एनीवन। दे आर वेरी गुड पीपल। आई हैव पर्सनली, मेरी कभी किसी से दुश्मनी है नहीं। तो सर बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट रहा ये। आपने फिजिकल फिटनेस के अराउंड क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो आप कहते हैं आपकी सेकंड इनिंग्स है ये। तो इस एज में पीएमसी हिंदी की एक मेजर चंक जो है ऑडियंस का वो अराउंड 35 to 65, 75 है। तो हेल्थ इश्यूज़ भी इस एज में आने लगते हैं, कंसिडरिंग द लाइफस्टाइल स्पेशली आजकल। तो आप एक प्रेरणा है उनके लिए, इंस्पिरेशन है। तो कुछ ऐसे टिप्स या सजेशन देना चाहेंगे कि एल्डरली पीपल अपना ख्याल कैसे रखें? देखो, मैं तो कहता हूँ एल्डरली और यंग, लाइफस्टाइल और फिटनेस सबके लिए ज़रूरी है। अब यंग को भी उतना ही ज़रूरी है और मिडिल एज या लेट उसमें। एक तो मैं हमेशा बताता हूँ यार, मॉडरेशन में खाना खाओ, और और देसी खाना खाओ जो हमारे यहाँ बनता है, सीजनल खाओ। ये पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है, प्लीज़ अवॉइड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तंबाकू। इन पे मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, सरोगेट ऐड पे और ड्रिंकिंग पे और स्मोकिंग पे, तंबाकू यूज़ पे बहुत मैं खुल के बोलता हूँ इन चीज़ों के ऊपर। तीसरी चीज़ मैं कहता हूँ, एटलीस्ट गिव योर सेल्फ 30 मिनट्स अ डे। कितनी मैंने रील बनाई है, कितनी वीडियो बनाई है कि 30 मिनट अपनी ज़िंदगी के हर रोज़ अपने शरीर को दो, इफ़ यू लव योर सेल्फ। सो पहले बात तो अपने शरीर से प्यार करो। और देखो, जब हम अगर शरीर को सही तरीके से देखा जाए तो इंसान जो है परमात्मा ने बहुत खूबसूरत बनाया। वो लड़का हो या लड़की, एक शेप होनी चाहिए। अब क्या हो गया कि लड़का है तो चेस्ट थोड़ी ब्रॉड होनी चाहिए, कमर पतली होनी चाहिए, लेकिन क्या हो रखा है, चेस्ट पता नहीं कहाँ चली गई है, कमर का कमरा बना हुआ है और पूरा गोल मटोल, समझ ही नहीं आता है। डबल चिन यंग एज में हो जाता है। बड़े लोग समझते हैं पेट निकलना लाजमी है। क्यों? ये कहाँ लिखा हुआ है कि एज के साथ पेट निकलना चाहिए? पेट क्यों निकलना चाहिए? बहुत भद्दा लगता है। और मेरे को सबसे पहले यंग बॉय और गर्ल या बुजुर्ग हो, औरत हो या आदमी, मुझे सबसे पहले अखरता है ओवरवेट क्यों होते हैं? सिर्फ ज़्यादा खाने से और लाइफस्टाइल आपका या जो इस तरीके से। तो मैं 4 वाइट पॉइजन बताता हूँ जिसको कि आपने अवॉइड करना है। द 4 वाइट पॉइजन्स आर सॉल्ट। हम जो है ना इतना ज़्यादा नमक खा रहे हैं आज के दिन। हमारे दाल, सब्जी, सलाद, अचार, पापड़, इनमें तो है ही है। ऊपर से भी हम जो है आजकल के जो भी आप इंडियन स्नैक्स भी लो, सॉल्ट बहुत ज़्यादा है। नमक बहुत कम करने की ज़रूरत है। बीपी से देश जो है ये हार्ट का कैपिटल बना हुआ दुनिया का। हार्ट के मैक्सिमम प्रॉब्लम भारत में और ब्लड प्रेशर के डायरेक्टली रिलेटेड टू सॉल्ट है। एक हफ्ता नमक बंद कर दो, बीपी, कोई दवाई, कोई पंडित, कोई किसी के पास, पाखंडी के पास जाने की जरूरत नहीं। एक हफ्ता नमक बंद कर दो, उबला खाना खाओ, बीपी विल कम टू नॉर्मल। इट इज़ दैट सिंपल। देन शुगर जो है इतनी जानलेवा है। इनफैक्ट मैं कहता हूँ 4 साल तक बच्चे को ना मीठी गोली भी मत दो। शुगर इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग वी आर कंज्यूमिंग, एंड वी आर कंज्यूमिंग इन ह्यूज क्वांटिटी। हम वो हमारे खाने में खा रहे हैं, फिर मिठाई में खा रहे हैं। आजकल हर घर में, पहले मिठाई ब्याह शादी में एक आधा लड्डू मिलता था और वो भी बाट देखते थे कब ब्याह शादी होगी। अब सबके घरों के टेबल, फ्रिज भरे पड़े मिठाई से। तो मिठाई का बहुत ज़्यादा, और फिर मीठी गोली, चॉकलेट, नींबू पानी, जूस, मैंगो शेक, फलाना ढिकड़ा, मीठा
मीठा इज़ किलिंग अस, कैंसरस है बिल्कुल ये स्वीट्स को। तीसरा चीज़ मैं बताता हूँ, यूज़ ऑफ रिफाइंड ऑयल या बटर, घी सफ़ेद, वो भी कुछ मात्रा में ठीक है। कुछ कहते हैं जी ठीक है, वो किसान अगर घी खाता था रोटी, वो सारा दिन खेत में हल बाता था, तुम वो काम करते नहीं हो, तो बहुत लोग मुझे जस्टिफाई करते हैं। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जहाँ तक पॉसिबल हो यू मस्ट अवॉइड, या मॉडरेशन में आपने वो। एंड देन ऑफ कोर्स मैदा है, वीट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। वी मस्ट मिलेट्स पे आना चाहिए। प्रधानमंत्री खुद मिलेट्स की इतनी बात करते हैं। ज्वार है, बाजरा है, रागी है, जो पहले जो मोटा दाना जो है उसको क्यों नहीं हम कंज्यूम कर रहे हैं पता नहीं। अब थोड़ी सी तो मिक्स ग्रेन यूज़ करें। एंड वीट बैली है। पंजाब हरियाणा के लोग जो इतने कर्मठ लोग हैं, हम धरती से जुड़े, आप गाँव में जाओ, मैक्सिमम औरतें आदमी मोटे मोटे घूम रहे हैं, किसान भी ज़्यादा रोटी खाने से, पेट ये वीट की वजह से, तो वीट बेली। तो ये 4 चीज़ें अगर आप 4 वाइट पॉइजन अगर अवॉइड करोगे, और 25 से 30 मिनट भी अगर आप ब्रिस्क वॉक कर लो, रनिंग कर लो, योग कर लो, आउटडोर जिम बन रहे हैं, खेतों में निकल जाओ घूमने के लिए, ये अगर आप करोगे, साइकिलिंग, ओल्ड एज वालों के लिए मैं कहता हूँ साइकिल पकड़ लो। साइकिलिंग इज़ अमेजिंग। इंसान की सबसे खूबसूरत इन्वेंशन है साइकिल। और 50 से जो ऊपर हैं उनको तो मैं कहता हूं आप कुछ और चीज़ में इन्वेस्ट करो ना करो, एक अच्छी साइकिल में इन्वेस्ट कर लो, निकल जाओ साइकिल लेके। साइकिलिंग इज इट विल गिव यू इमेंस जॉय। तो ये कुछ मेरे हेल्दी टिप्स हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट सर ये तो फिजिकल फिटनेस की बात हुई। मेंटल फिटनेस में आजकल जैसे इमोशनली लोग लो फील करते हैं, ब्रेक डाउन, स्ट्रेस झेल नहीं पाता यूथ आजकल, घर परिवार में ईगो क्लैशेस होते हैं, बहुत तो ज़्यादा रिश्तों में इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ उस बेसिस पे, उस पैरामीटर पे भी फिट होना है, तो उसके लिए कुछ आपको लगता है? उसके लिए सीधी आज के ज़माने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और हमारा हिंदी टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल। इन लोगों ने जो पिछले 10-12 साल में इस देश का दिमाग ख़राब किया ना, और ख़ास तौर पे रिटायर्ड लोग, ख़ास तौर पे 50 के जो घर बैठे हैं, सारा दिन टीवी न्यूज़ सारा दिन चल रहा है, उन्होंने जो इस वक्त का जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम डिवीजन सोसाइटी में, मैक्सिमम जहर इन लोगों ने घोला है। एक तो ये फॉरवर्ड, और दूसरा ये हमारा टीवी न्यूज़, सारा दिन लड़ाई पे लगे हुए हैं ये लोग। तो सबसे पहले तो आप कृपया करके इन 2 चीज़ों से बाहर निकलो। सोशल मीडिया को, हर एक कोई सोशल मीडिया पे आजकल, आपकी आईडी नहीं भी है तो भी आप इंस्टाग्राम देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, ट्विटर देख रहे हो, ये वो रील देख रहे हो, नहीं तो यूट्यूब देख रहे हो। इसमें बहुत वाहियात लोग हैं जो कि वो कैसे सिस्टम काम करता है, वो सिस्टम काम करता है आपके अंदर गुस्सा जगाना है। आपके अंदर गुस्सा जगेगा तो आप उसको लाइक करोगे, वो आपको फिर उतना ही वो भेजेगा। इनका पूरा एल्गोरिदम की लड़ाई है, और ये हमारा दिमाग, हमारे ब्रेन को रीवायर कर रहे हैं। पहले भी था स्ट्रेस, बट ये स्ट्रेस की हालत नहीं थी। रिश्ते, पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने पे भाई भाइयों की लड़ाई हो जाती, दोस्त ग्रुप छोड़ देते हैं सब कुछ, और वो पॉलिटिशियन शाम को इकट्ठे खाना खा रहे हैं। तो ये सारा का सारा, तो पहला प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी चीज़ ना जो मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी महत्वाकांक्षा और हमारी एस्पिरेशंस ना बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और ये मेरी एज के लोगों में ना एनवी और जेलसी ना कूट कूट के भरी है। मैं सोचता हूँ जैसे बड़े होंगे ना छोड़ देंगे सारी चीज़ें। बचपन में इनफैक्ट हम प्योर थे, जब स्कूल कॉलेज में थे, कोई IAS चला गया, कोई NDA चला गया, कोई जेलसी नहीं थी, अरे यार बढ़िया यार देखेंगे हम भी। अब जो है बहुत ज़्यादा कंपेयर करने लगे हैं एक दूसरे, अपना नहीं देख रहे कि आपके पास क्या है, दूसरे का देख रहे हैं। तो बहुत से बुजुर्ग लोग और औरतें जो है एनवी और जेलसी से भरे हुए हैं, और ऊपर से टेलीविज़न, ऊपर से सोशल मीडिया, ऊपर से कि हम खतरे में। भाई कोई खतरे में नहीं है इस वतन में कोई खतरे में नहीं है, सब खुशहाली है, बशर्ते आप अपने आप को, अपना दिमाग ठीक कर लो। तो स्ट्रेस के लिए मैं यही कहूँगा कि अपनी एस्पिरेशंस, अपने गोल्स, उनको अलाइन करें। और अगर आप फिजिकल फिटनेस में हो, हर एक चीज़ का मेरे पास तोड़ है, ½ an hour to 1 hour ऑफ आउटडोर एक्टिविटी। बाहर निकल जाओ, घर में लड़ाई हो रही है ना, विड्रॉ योरसेल्फ, जस्ट विड्रॉ, बाहर निकल जाओ। नेगेटिव इवेंट से मेरे अगर आप AMA सेशंस की प्लेलिस्ट देखोगे ना, जो मैं आस्क मी एनीथिंग सेशन सैटरडे को करता हूँ, तो वो 10-12 सेशन अगर किसी ने देख लिया ना, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ हेल्प बुक की ज़रूरत ही नहीं है। हर सैटरडे मैं धमाकेदार सेशन करता हूँ ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ऑल घर में झगड़े के होते हैं उसके ऊपर भी है,
माँ बाप से रिश्ते कैसे बनाने उस पर भी है, इंटरपर्सनल यंग लोगों की जो रिलेशनशिप है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया, उस पर भी मेरा पूरा का पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम है जिसमें मैं टिप्स बताता हूँ पूरा रिसर्च करके। कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करने हैं, अपने आप को बेहतर इंसान कैसे बनाना है, माइंडसेट कैसे चेंज करना है, पर्सनालिटी कैसे चेंज करनी है, सारी की सारी चीज़ें मैं जो है योगी नहीं हूँ, योगी गुरु नहीं हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ बच्चों को। वैसे बुक्स पढ़ते हैं आप? बहुत। आई लिव अमॉन्ग बुक्स, पूरी उम्र मेरी किताबों में निकली है। इस समय हाल ही में कुछ ऐसा पढ़ा हो? अभी मैं आउटलायर्स पढ़ रहा हूँ, उससे पहले मैंने ये फैक्टफुलनेस पढ़ी थी। अब तो मैं बहुत वाइड लिटरेचर पढ़ता हूँ, युवाल नोह हरारी को पढ़ता हूँ, गुरचरण दास को पढ़ता हूँ, और जो है अपना शशि थरूर की मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं, रामचंद्र गुहा को पढ़ता हूँ, और न्यूज़पेपर 3 न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ता हूँ, और तो मैगजीन्स के लिए लिखता भी हूँ, मेरे आर्टिकल्स भी आते रहते हैं। सो आई रीड वॉट एवर आई कैन ले माई हैंड्स ऑन। पुराना भी दोबारा पढ़ता हूँ, भगत सिंह को दोबारा, गांधी को दोबारा, नेहरू को दोबारा पढ़ता हूँ, बंकिम चंद्र चैटर्जी को पढ़ता हूँ, प्रेमचंद मेरे फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट इज़ मुंशी प्रेमचंद। सादत हसन मंटो का मैंने सारा पढ़ा है, बुल्ले शाह, नानक, कबीर, तो मैं रामधारी सिंह दिनकर, और हिंदी का विद्यार्थी रहा शुरू के साल, तो बहुत हिंदी के जितने उस ज़माने के राइटर्स रहे, लिखा भी पढ़ा भी मैंने, तो इतना कुछ है पढ़ने के लिए किताबों में। तो मैं ये कहता हूँ हर एक को कि आपके घर का जो टीवी का साइज़ है ना, वो अगर आपकी लाइब्रेरी के साइज़ से बड़ा है तो आप अनपढ़ और नालायक हैं। ये जिन भी घरों में टीवी का साइज़ बड़ा है लाइब्रेरी के साइज़ से, तो आप लोग जो है ना इस पॉडकास्ट के बाद टीवी को तो कर दो साइड में और बड़ी लाइब्रेरी बना लो, और किताबें, बच्चों को किताबें खरीद के दो उनको बर्थडे में। ये केक शेक की प्रथा बंद कर दो, किताबें दो। और कहीं जाते हो, कोई बच्चे से मिलने जाते हो, उसको उसकी एज के हिसाब से किताब लेके दो, और महंगी भी नहीं है, 150-200 रुपये 250 रुपये की अच्छी किताबें मिल जाती हैं। सो मैं खुद किताबें प्रेजेंट करना पसंद करता हूँ, और मुझे कोई किताब देता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्पिरिचुअल बुक्स बहुत है मेरे पास, सब धर्मों की किताबें मेरी लाइब्रेरी में मिलेंगी। सो बहुत बहुत सुंदर आंसर दिया सर। और मैं भी अपनी लाइफ में यही चीज़ हाल ही में मैंने इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया है बुक्स के अराउंड। तो सर जैसे आपने बोला हर फेथ की किताबें हैं आपके पास, तो आपने पढ़ी हैं हर, तो इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर आपका क्या टेक है? ये मेरे दिल के बहुत करीब है। जैसे एनवायरनमेंट मेरे दिल के करीब है, सेकुलरिज्म मेरे दिल के करीब है, और फिटनेस मेरे दिल के करीब है। मेरा चौथा स्तंभ मेरी ज़िंदगी में है, वो है इंटरफेथ हार्मनी। और मैंने बहुत मीटिंग्स अटेंड करी हैं इंटरफेथ हार्मनी, भिक्खु संघ सेना जी के साथ लद्दाख में, दिल्ली में भी। ऐसी कोई जगह मुझे इनवाइट मिलता है तो ज़रूर जाता हूँ जहाँ और धर्मों के धर्मगुरु भी आए, उनके साथ बैठ के, उनके साथ बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने पढ़ा भी है लिटरेचर, सभी धर्मों का पढ़ा है, सभी धर्मों के जो पैगंबर रहे हैं, संत रहे हैं। और भारत तो एक बहुत ज़बरदस्त एक मेल्टिंग पॉट रहा है सारे रिलीजन्स का। तो यहाँ पर तो बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे हमारे देश में इतनी जनसंख्या, इतना सब है कि हमें बहुत एक दूसरे को समझना भी चाहिए, और एक दूसरे का आदर भी करना चाहिए, एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए। और ये हमें यंग लोगों को बताना चाहिए कि इतना फेयरलेस हमें होना चाहिए कि हमारे दोस्त जो है हर धर्म, हर मज़हब, हर तबके में हो, हम उनके घर जाएं, ईद में हम उनके घर जाएं, और दिवाली पे वो हमारे घर आएँ, गुरपुरब पे हम सिखों के घर में जाएं, और इस तरह कोई जैन फेस्टिवल है। और हमारे देश में तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत, मज़ा भी बड़ा आता है, मज़ा भी बहुत आता है। सो आई थिंक बहुत इस पे काम करने की ज़रूरत है, जैसे नेचर पे काम करने की ज़रूरत है, इंटरफेथ हार्मनी। क्योंकि कोई भी धर्म गलत चीज़ सिखाता नहीं है, और उसको तोड़ मरोड़ के किसी भी धर्म के बारे में अगर नेगेटिव फैलाना है तो आप इतना फैला सकते हो कि समेटा नहीं जाएगा हर एक के बारे में। तो ये नहीं है कि कोई, और जो कोई अगर ये सोचे ना कि मेरी बिलीफ दूसरे से अच्छी है, तो फिर अपना दिमाग थोड़ा सा चेक करा लेना चाहिए। सर क्योंकि फिटनेस के अराउंड भी काफ़ी बात की हमने, तो नेशन को, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट जब कोई स्पोर्ट्स में करता है, ओलंपिक रिसेंट इवेंट जो गया, तो मेडल टैली में इंडिया बेटर परफॉर्म कर पाए, उसके लिए अथॉरिटीज़ ने जो किया है या आगे जो करेंगी वो तो ठीक है, सोसाइटी कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है?
क्योंकि हम अभी हरियाणा से आते हैं, मैं भी हरियाणा से आता हूँ। बिल्कुल। हरियाणा से हम देखते हैं सुबह सुबह 3-4 बजे बच्चे दौड़ना शुरू कर देते हैं। नहीं, वो अब बंद हो गए जब से ये अग्निवीर स्कीम आई है। वो पहले वो दौड़ रहे थे, अब बंद हो गए। वो दौड़ रहे थे फौज में भर्ती होने के लिए मैक्सिमम, कि चलो यार स्पोर्ट्स है, और स्पोर्ट्स एक जरिया भी था आर्म फोर्सेस में आने का, पैरामिलिट्री में जाने का। लेकिन अब जब से ये नीरज चोपड़ा एग्जाम्पल, हाँ, जब से ये अग्निपथ आई, अब दौड़ते हुए बच्चे बहुत कम नजर आते हैं अभी। तो एज फार एज स्पोर्ट्स इज, देखो स्पोर्ट्स ना दे बिल्ड कैरेक्टर। स्पोर्ट्समैन आदमी ना बहुत प्यारा होता है, क्योंकि जो आप ग्राउंड पर सीखते हो ना, वो आपको कोई लाइब्रेरी, कोई किताब सिखा नहीं सकती है। और मैं तो सारी उम्र स्कूल से लेके फिर फौज के अंदर भी, इवन सीनियर रैंक में तब भी कॉम्पिटिटिव बास्केटबॉल खेलता रहा हूँ, एथलेटिक्स करता रहा हूँ, बॉक्सर रहा हूँ अपने जो है स्कूल डेज में बहुत बॉक्सिंग करी है मैंने, नाक भी तोड़ाई है बॉक्सिंग के अंदर। तो आई प्लेड ऑल स्पोर्ट्स, ऑलमोस्ट ऑल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल सब खेला है। अब लैक कहाँ करते हैं हम? वी आर नॉट अ स्पोर्टिंग नेशन, क्योंकि हमारे घरों में वो कल्चर नहीं है। देखो देश की जो भी समस्या है ना, उसकी समस्या का हल घर से स्टार्ट होता है। गवर्नमेंट फंड दे सकती है, स्टेडियम बना सकती है, बट उसमें भी आप देखो सारे फेडरेशन पॉलिटिशियन हेड करते हैं। वो सरकार कर सकते हैं, इनको बाहर निकालो कि इसमें एक्सपर्ट्स होने चाहिए, एक्सपोर्ट्स पर्सन, वो आपको नजर नहीं आएंगे। सारे के सारे फेडरेशन पॉलिटिशियन रन करते हैं, जो कभी जिंदगी में ग्राउंड में नहीं उतरा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। चलो पॉलिटिक्स तो छोड़ दो, आप और मैं कुछ कर नहीं सकते। घरों में हम बच्चों को एंकरेज नहीं करते। ये नंबर लेने की होड़, ये 100 में से 100 ले लो, बस चले तो 100 में से 110 नंबर दिला दे अपने बालक को। कोटा फैक्ट्री, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, हर एक कोई चाहता मेरा बच्चा चैंपियन हो जाए, मेडिकल में चला जाए, इंजीनियरिंग में चला जाए। अब इंजीनियरिंग में तो जॉब नहीं लग रहे, मेडिकल में मेडिकल सीट इतनी कम हमारे देश में कि हमारे बच्चे बांग्लादेश जाके मेडिसिन पढ़ रहे हैं, शर्म की बात है। ईरान में जाके पढ़ रहे हैं, यूक्रेन, रशिया, फिलीपींस, दुनिया की कोई ऐसी मेडिकल कॉलेज नहीं जब भारत का बालक पढ़ने ना जाता। तो क्या हो गया हमारे को यार? हमारे पास है ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो स्पोर्ट्स का जहाँ तक बात है ना, हमारे पास जीन पूल में कमी नहीं है। अब हरियाणा अकेला इतना कर सकता है, मणिपुर हरियाणा मिल जाए तो रेस्ट ऑफ इंडिया को हरा सकते हैं स्पोर्ट्स में, 2 छोटे प्रदेश। फिर देखो अब झारखंड के हमारे लोग आदिवासी, नॉर्थ ईस्ट के फुटबॉल के, छोटे वेट में कुश्ती में मराठे, मिडिल वेट में अपने हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के, ये क्रॉस कंट्री में राजस्थान, वॉलीबॉल, हमारे यॉटिंग के अंदर राजस्थानी लड़के जिन्होंने रेत ही देखा है, वो फौज में जाके रोइंग सीख के एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ मेडल ले रहे हैं। 4थी पोजीशन आई हमारे इसकी अभी बजरंग की इसके अंदर, ओलंपिक्स के अंदर रोइंग में। तो जीन पूल की कमी नहीं है। पहले तो घरों में, अच्छा लड़कियां सबसे ज़्यादा हमारी नाम रोशन लड़कियां कर रही हैं, लेकिन घर वाले जो है 1 या 2% हैं जो लड़कियों को स्पोर्ट्स खिलाते हैं। पता नहीं क्या वो है, वो सेफ्टी सिक्योरिटी से भी हमें करना है। तो आई थिंक वी मस्ट कैच देम यंग, और हमें स्कूल के अंदर बहुत फोकस करना चाहिए। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको 10-20% नंबर फालतू दो, मैथ्स ना पढ़े कोई बात नहीं, ले भाई तेरा मैथ्स हम पास करेंगे, तो इतना 20% कट ऑफ होना चाहिए तेरा मैथ्स का। बट तो स्पोर्ट्स का कल्चर घरों से, स्कूल से, कॉलेज में स्टेडियम्स बनाओ। साइकिलिंग ट्रैक नहीं दिल्ली में, वी हैव नो साइकिलिंग ट्रैक्स। कहाँ से हम लोग निकलते हैं ना घर से, रोज घर वाले टेंशन में रहते हैं कि भाई कोई मार ना दे साइकिलिस्ट को। तो मतलब साइकिलिंग के लिए नहीं है, रनिंग के लिए नहीं है। हमारे स्टेडियम और हमारे पार्क कचड़े के भरे हुए हैं, जंगली जानवर उनमें घूम रहे हैं, ये स्ट्रे कैटल वगैरह। तो ओवरऑल वी आर नॉट मतलब सोसाइटी को भी एंकरेज करना पड़ेगा। और अभी हम बात कर रहे हैं ओलंपिक्स यहाँ होस्ट करोगे, भाई मत करो। जब 50 मेडल ले लो उस दिन करेंगे होस्ट, और उस पर खर्च कर देंगे हम 20-30 हज़ार करोड़ रुपया। क्या जरूरत है? पहले 20-30 हज़ार करोड़ रुपया अगर है तो ग्रास रूट लेवल से शुरू करो। सो मैंने इस चीज़ में काफ़ी काम किया फौज के अंदर जब था, तब भी मैंने बहुत जगह इस चीज़ की स्टडी करी और प्रेजेंटेशन दी कि आर्मी कैसे हेल्प कर सकती है मेडल जीतने में, और आर्मी कर रही है। नीरज चोपड़ा हमारे जो है, राज्यवर्धन राठौड़, ठीक है, और हमारा वो शूटिंग के अंदर क्या विजय कुमार। तो अगर एक आर्मी शूटिंग टेक ओवर कर सकती है, आर्मी रोइंग कर सकती है, बॉक्सिंग कर सकती है, तो ऐसे कुछ स्पोर्ट्स आर्मी ले ले, कोई बीएसएफ ले ले। अब उड़ीसा ने हॉकी की रूपरेखा चेंज कर दी, तो उड़ीसा को हॉकी दे दो और किसी हरियाणा को कुश्ती दे दो। इस प्रकार से अगर किया जाए ना, अगर विल पावर हो तो हमें बट लगेंगे 20 साल लगेंगे, और हमें तब ओलंपिक्स के लिए दावेदारी करनी चाहिए जब हमारे 20 गोल्ड मेडल आए। तब तक फ्यूजूल है, स्टेडियम बन जाएंगे, तमाशा हो जाएगा, रहेंगे वहीं की रहें। सो आई थिंक स्पोर्ट्स के लिए बहुत
एंकरेज करने की ज़रूरत है छोटे बच्चों को। जी सर, अगर हम बात करें यायावरी की, घूमने की, यात्राओं की, तो जैसा मैंने बताया मैं भी डिफेंस में रह रहा हूँ। डिफेंस में क्या है, एक जगह पोस्टिंग रही, 3-4-5 साल रहे, फिर कहीं और, फिर कहीं और, पूरा भारत देख लेते हैं, कई बार दुनिया भी देख लेते हैं। स्पिरिचुअल स्पेस में एंशियंट से लेके मॉडर्न एज में स्पिरिचुअल मास्टर्स भी हमेशा घुमंतु रहे हैं। तो मतलब आदिगुरु शंकराचार्य ले लें हम, बाबा नानक ले लें, बुल्ले शाह विवेकानंद ले लो, कहाँ से कहाँ, फिर कहाँ से कहाँ, फिर वो चले गए अमेरिका। स्पिरिचुअलिटी में भी और मतलब डिफेंस में भी ट्रैवलिंग एक कॉमन, एक और चीज़ मेरी हुई। कैसे आप हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच, ट्रैवलिंग कैसे हेल्प करती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? देखो, मेरी ये बहुत तगड़ी पंच लाइन है, मैं सबको बच्चों को बोलता हूँ, ट्रैवलिंग इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन लाइफ। ट्रैवलिंग इज़ रियल इन्वेस्टमेंट। अगर करनी है ना, पैसे एफडी वगैरह मत लो, या आईफोन और ये वो पैसे हैं, सबसे पहले ट्रैवल करो। और ट्रैवलिंग में सोलो ट्रैवल करो। जो आप गुरुओं की, महान आत्माओं की बात करें, वो सोलो ट्रैवलर थे, लोग जुड़ जाते थे, काफिला बन जाता था, कारवां बन जाता था। तो सोलो ट्रैवल करें और शू स्ट्रिंग बजट पे ट्रैवल करो। और मैं जो ये नवविवाहित जोड़ियों को कहता हूँ, जो थाईलैंड, मालदीव्स, मॉरिशस हनीमून पे यूरोप जाते हैं, यार हनीमून भारत में करो। भारत से खूबसूरत कोई देश नहीं है। मैंने यूरोप घूम लिया, अमेरिका घूम लिया और अफ्रीका घूम लिया, साउथ अफ्रीका, बहुत मेरे को देश ने घुमाया। बट मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज इंडिया। नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड जाओ, मणिपुर जाओ, मिजोरम जाओ, अरुणाचल जाओ, लद्दाख चले जाओ, हिमाचल, उत्तराखंड, गॉड्स ओन कंट्री, अपना लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, एंड मध्य प्रदेश, हरियाणा कौन सा कम है। हमारे खेतों में घूमा, इतनी बढ़िया फोटो कहीं नहीं मिलेगी आपको जो वहाँ निकलेगी। राजस्थान। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है, फॉर मी ट्रैवलिंग हैज़ बीन एन इन्वेस्टमेंट। जब हम यूएन में थे और उस दशक में, जबकि यहाँ भी तनख्वाहें बड़ी कम थी और बहुत एक कंजूसी का माहौल था, इनसिक्योरिटी का, तब भी मैंने अपने हार्ड अर्न मनी में मैं 20 दिन का मैंने यूरोप टूर किया 4 दोस्तों के साथ। और वो जो पिक्चर बनी थी ना, ये ज़िंदगी ना मिले दोबारा, उससे बेटर एक्सपीरियंस था हमारा। हमने पेरिस में गाड़ी खरीदी। उस ज़माने में क्रेडिट कार्ड नहीं था हमारे पास। वो कहते सर, मैंने कहा हमें कार चाहिए, हायर पे, कहता क्रेडिट कार्ड है। हमने क्रेडिट कार्ड, भारत बहुत पीछे था भाई, क्रेडिट कार्ड नहीं था हमारे पास, ना डेबिट कार्ड था। कहते सर कार तो मिलेगी नहीं यहाँ। तो हमने कहा क्या करें। हमने कहा बताओ तुम्हारी कार की कीमत है। उन्होंने बोला $7-8 हमने चारों ने इकट्ठे किए, उतने थे। हमने कहा ये लो कैश। हुआ हैरान, आप कैश में कार खरीदोगे? मैंने कहा हाँ कैश में खरीदेंगे। हमने कार के पैसे रखे, पेरिस चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट से हम नई कार लेके बाहर निकले और फिर पूरा रोम, वेनिस, फ्लोरेंस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, 20 दिन में हमने 10,000 किलोमीटर गाड़ी चला दी, वापस दे दी उनको, बोला भी हमारे पैसे आप किराया काट लो जो काटना है। तो उसके बाद भारत में मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ मैंने मारुति 800 में ये अपना बास जींद से लेके वेलिंगटन, केरला, आते समय पूरा वेस्टर्न कोस्ट और उसके बाद दुनिया भर में हूँ। तो ट्रैवलिंग इज़ ए इन्वेस्टमेंट। और भारत को देखने का, और सोशल मीडिया ऑफ कर दो, आप फिर जाके देखो। आप किसी कहीं जगह ना मिले, गुरुद्वारे में चले जाओ रहने के लिए। मैं एक बार रामेश्वरम में अटक गया फैमिली के साथ, 2 फैमिली हमारी, कोई जगह नहीं। वो कोई बाबा जी के प्रवचन में लोग पता नहीं कहाँ से आए थे, एक जगह नहीं, किसी घर में जगह नहीं। तो मैंने कहा अब क्या करें। किसी ने बोला सर आप गुरुद्वारे में जाओ। मैं गुरुद्वारे में गया, मैंने ग्रंथी जी को बोला जी मैं तो फौज से हूँ, हम 2 अफसर हैं, 2 हमारे छोटे छोटे बच्चे। कहता ऐसा करो आप मेरे कमरे में आ जाओ। उनका गुरुद्वारा भी फुल था। हम 2 दिन गुरुद्वारे में रहे, उनके कमरे में रहे, ऐसे नीचे उसके ऊपर, गद्दे के ऊपर। तो मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, जाओ तो सही यार, देखो तो इस देश में लोग कितने अच्छे हैं। सो ट्रैवलिंग इज एन इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड ट्रैवल एज मच। जितने पैसे बचें सबसे पहले ट्रैवलिंग में खर्च करो, फ़ोन पे कम। सबसे मैं ऑथेंटिक बात करूं अगर, हाँ, हार्ट टू हार्ट, तो बहुत ही रॉ और रियल पर्सनैलिटी है आपकी। और सबसे ज़्यादा मुझे अगर कैरिज्मेटिक कुछ लगा तो वो है योगी इन यूनिफॉर्म। तो एक फाइनल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए आपका। मेरे पास यही मैसेज है। एक तो कृपया करके जो है अपने रिलीजन को अपने घर तक रखें, बाहर ना लेके जाएं इसको। बाहर सिर्फ देशभक्ति की बात करें और तिरंगे की बात करें और देश को जोड़ने की बात करें।
और ये अगर सोच होगी और रनिंग जरूर करें, रोज़ रनिंग करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, सिंपल खाना खाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। जैसे जैसे इंडिया प्रोग्रेसिव होगा, मैं ये नहीं चाहता वी ऑल्सो बिकम अ सिक कंट्री, तो हॉस्पिटल कम खुलें, स्टेडियम ज़्यादा खुलें। तो उसके लिए जो है फिर रीडिंग पे मेरी तो बहुत सिंपल फंडामेंटल है, हर रोज़ 2 किलोमीटर रनिंग, ठीक है, 2 किलोमीटर, ज़्यादा मैं 20 नहीं कह रहा हूँ, 2 किलोमीटर रनिंग, 20 पेज किसी किताब के पढ़ के सोएं, ठीक है, और रोज़ डायरी राइटिंग करें, रोज़ जर्नलिंग करें, थोड़ा बहुत पोइट्री की तरफ ध्यान दें, म्यूज़िक की तरफ, डांस की तरफ, नेचर की तरफ। अगर इन 4-5 चीज़ों का अगर आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी जो है बहुत बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत एनर्जी रहेगी आपकी लाइफ में, और दोस्त भी ऐसे ही बनेंगे और खुश रहेंगे आप। तो मेरा यही मैसेज है आपको और आपके दर्शकों को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये थी हमारी बातचीत आर्मी वेटरन यशपाल सिंह मौर्य जी के साथ। आज के एपिसोड में उन्होंने हमें बताया कि स्पोर्ट्स में इंडिया बेटर परफॉर्म कैसे कर सकता है। साथ ही उन्होंने अ योगी इन यूनिफॉर्म के रूप में बताया कि एक सोल्जर और एक आध्यात्मिक साधक के बीच में कैसी कैसी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। साथ ही हमने बात की फिटनेस के अराउंड, हमने बात की ट्रैवलिंग के अराउंड। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो और आप टेलीविज़न पे देख रहे हो तो पीएमसी हिंदी को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद हो जाएगी। तब तक के लिए एक बात याद रखिए कि ज़िंदगी काटनी नहीं, जीनी है, और ऐसे जीनी है कि लोग कहें लाइफ हो तो ऐसी।